चलिए स्टूडेंट्स, हमने वर्ब के क्लासिफिकेशंस डिस्कस किए जिसमें आपने डायनामिक, स्टैटिव, कंपाउंड, फ्रेजल और मॉडाल वर्ब के बारे में बात की। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉडाल वर्ब की, इस पे अच्छी खासी चर्चा हो जाती है क्योंकि व्हेन इट कम्स टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मॉडाल वर्ब्स आर कॉमनली फ्रीक्वेंटली सीन इन योर एग्जामिनेशंस। कॉमनली उसका एरर जो है पेपर में हमको दिख जाता है। तो मॉडाल को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस मॉडाल का क्या पर्पस होता है और वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाता है। मॉडाल वर्ब्स को पढ़ने के पहले सबसे पहले आपको ये जो दो बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं ये याद रखनी है। पहली, मॉडाल वर्ब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब्स नहीं होते। अगर आपको याद हो तो मैं एक बार फिर से आपको याद करवा देती हूँ। याद हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रिमाइंडर ले लीजिए। हेल्पिंग वर्ब हमको काल का, समय का, टेंस का बोध करवाते हैं जिसमें इज, एम, आर प्रेजेंट होता है, हैड पास्ट होता है, विल, शैल फ्यूचर होता है। लेकिन मॉडाल हमको हेल्पिंग वर्ब्स का काम करके नहीं दे सकते। मॉडाल हमको टाइम नहीं बता सकते हैं। अगर आपके दिमाग में आया हो कि क्यों मैम, क्यों नहीं बता सकते हैं, कैन का मतलब होता है प्रेजेंट और कुड का मतलब पास्ट हो गया, तो माय डियर स्टूडेंट, कुड फ्यूचर में भी यूज़ हो सकता है। शुड प्रेजेंट में भी शुड है, पास्ट में भी शुड है और फ्यूचर में भी शुड ही रहेगा। तो दिमाग में बिल्कुल इस बात को डाल लीजिए कि मॉडाल वर्ब्स जो होते हैं टेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में सपोर्ट नहीं कर सकते और मेन वर्ब तो ये बन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब तो हमारा एक्शन जो होता है, हमारा सब्जेक्ट परफॉर्म करता है। तो पहली बात जो आपको याद रखनी है, ये हेल्पिंग या मेन वर्ब नहीं है, ये एक्सप्रेसिव वर्ब्स हैं। ये आपके इमोशंस को कन्वे करते हैं, ये आपके फीलिंग्स को कन्वे करते हैं, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कन्वे करते हैं जिनको आप प्रैक्टिकली किसी को कह के या दिखा के समझा नहीं सकते। कैसे इमोशंस और एक्सप्रेशंस कन्वे करते हैं ये हम अभी जब हम आगे मॉडल्स को पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, मॉडाल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टेंस कोई भी चल रहा हो, अगर आपके टेंस में हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में कैसे भी करके मॉडाल आ गया है तो टेंस अपनी वर्ब के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, वो वर्ब चेंज होके फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखी है, राम में प्लेज। इस प्लेज से हमको इंडिकेशन मिल रहा है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकॉज राम इज सिंगुलर एंड व्हेन इट कम्स टू सिंगुलर पर्सन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज V5 जिसको हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES। लेकिन अब देखिए राम और वर्ब के बीच में क्या लगा है, मे, एंड दिस मे इज आर मॉडाल वर्ब। और हमने क्या देखा है कि मॉडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हियर योर प्लेज इज रॉन्ग, इट शुड बी प्ले। तो आपको याद रखना है मॉडाल के बाद वी डू नॉट यूज एनी डेकोरेशंस इन द फॉर्म ऑफ S और ES, ING और ED। वी डायरेक्ट यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम कहते हैं वर्जिन फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम सबसे पहले जिस मॉडल को उठा रहे हैं वो है मे और माइट। अब देखिए मे का सबसे पहला पर्पस क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितना भी मैंने अभी आपको लिखवाया है उसमें मैंने अभी माइट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मे जो है, माइट जो है मे का नेक्स्ट फेज है। पहले जब हम मे को पढ़ लेंगे, बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे कि मे क्या काम करता है, उसके बाद हम माइट पे इजीली स्विच हो पाएंगे। तो मे जो है सबसे पहले पॉसिबिलिटी दिखाता है। पॉसिबिलिटी का मीनिंग होता है संभावना। जब हमको खुद नहीं पता होता कि हम कितने श्योर हैं, जब हम सिर्फ ये दिखाते हैं कि पॉसिबली ऐसा हो जाएगा, हो सकता है, हिंदी में हम जो मे है उसको कहते हैं हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी में देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखी है, इट मे रेन टुडे, हो सकता है आज बरसात हो जाए। अब मैंने इसको संभावना क्यों बताया है, बहुत ज़्यादा काले बादल जो हैं आसमान में घिर गए हैं, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई।
पॉसिबली इतने काले बादल हैं बरसात हो जाए, लेकिन अगर हवा चल गई तो विंड कैन ब्लो अवे द क्लाउड्स। बरसात आने के पहले ही अगर आंधी आ गई तो हवा जो है बादलों को उड़ा के ले जाएगी। तो पॉसिबिलिटी हुई है, क्यों? क्योंकि आई एम नॉट गॉड। मैं नहीं कह रही हूँ कि इतने काले बादल हैं तो बरसात होगी ही होगी, क्योंकि सेकंड ऑप्शन जो है आंधी का भी है। अगर आंधी आ गई तो आपके बादल उड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे और बरसात नहीं होगी। तो इट मे रेन टुडे, ही मे गो टू जयपुर। हो सकता है वो जयपुर चला जाए, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, मुझे खुद नहीं पता जाएगा कि नहीं जाएगा, मैं बस पॉसिबिलिटी दिखा रही हूँ। तो आप जिस चीज़ की संभावना दिखाते हो उस संभावना को मे से लिखा जा सकता है। जैसे आप बोलो कि हो सकता है कल कॉलेज में मैडम हमारा टेस्ट लें। अब ये हो सकता है का मतलब क्या है? यू योरसेल्फ आर नॉट श्योर कि टेस्ट होगा कि नहीं होगा। फिर पॉसिबिलिटी के बाद दूसरा आता है विश या प्रेयर। जब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, प्रेयर करते हैं, वो मे से की जाती है। जब हम किसी को ब्लेसिंग करते हैं वो मे से की जाती है। जब हम किसी के लिए विश मांगते हैं कि ईश्वर करे तुम्हारा काम बन जाए, वो भी मे से होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ये प्रेयर है, ये ब्लेसिंग है, ये विश है कि ईश्वर आपकी आयु जो है लंबी करे। उसके बाद से आता है परमिशन। स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ को याद रखेंगे, व्हेन इट कम्स टू परमिशन, परमिशन कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। वन इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जब हम किसी से अनुमति मांगते हैं। जैसे मैं मेरे बॉस से पूछूं कि मे आई कम इन बॉस, ये इंटेरोगेटिव है, मैंने परमिशन मांगी है। एक परमिशन का फॉर्म असर्टिव होता है। असर्टिव का मीनिंग क्या होता है? असर्टिव का मीनिंग होता है जब हम स्व इच्छा से, अपनी मर्जी से किसी को कोई काम करने की अनुमति दे देते हैं। जैसे पहली स्टेटमेंट देखिए, मे आई कम इन सर, ये इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मैं पूछ रही हूँ कि बॉस मैं अंदर आ जाऊं क्या, या सर क्या मैं आपके कैबिन में आ सकती हूँ। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा है? यू मे यूज़ माई लैपटॉप। आपने मुझसे मेरा लैपटॉप मांगा नहीं है, मैं अपनी मर्जी से आपको अपना लैपटॉप दे रही हूँ कि आप मेरा लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, परमिशन दे रही हूँ। और यहाँ मैंने क्या लिखा है? हियर मे इज़ एन अल्टरनेटिव टू कैन। यहाँ पे जो है कैन भी आ सकता है, कैन आई कम इन सर, और यू मे यूज़ माई लैपटॉप की जगह पे यू कैन यूज़ माई लैपटॉप। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे कैन आ सकता है तो मे से क्यों लिखा है? तो स्टूडेंट्स, जब हम कैन पढ़ेंगे तभी भी मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी, और मैं अभी भी आपके व्यू के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, अभी भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हम परमिशन कैन से मांगते हैं तो वो एक ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती है। उसमें कोई पीछे जो फीलिंग होती है वो रिस्पेक्ट की, ऑनर की, या हम्बल फॉर्म या पोलाइटनेस की नहीं होती, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन जब हमारी परमिशन कैन से पलट के मे में आ जाती है, वो हम्बल रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में चली जाती है। जैसे मुझे मेरे भाई के फ़ोन से कॉल करना है तो आई वॉन्ट रिक्वेस्ट बिकॉज ही इज़ माई ब्रदर। मैं सिंपल फॉर्मेलिटी में पूछूंगी कि क्या तुम्हारे फ़ोन से एक फ़ोन कर लूँ, तो मैं कैन यूज़ करूँगी, कैन आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन। व्हेन इट कम्स टू माई सीनियर, my authority, when it comes to the manager of my company, when it comes to the boss of my company, the owner of my company, उनके साथ मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर सकती, मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, सर मे आई यूज़ योर फ़ोन। तो आप याद रखिए, जब आपकी परमिशन सिर्फ फॉर्मेलिटी पे आधारित होती है, आप सिर्फ फॉर्मल बिहेव करते हैं, आप इनफॉर्मली भी, आप फॉर्मल बिहेव करते हैं कि ले लूँ क्या तुम्हारा फ़ोन, दैट इज़ कॉल्ड कैन। लेकिन जब आप बिल्कुल इनफॉर्मल होते हैं तब आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल फॉर्मल हो जाते हैं, आपको पता है कि सामने वाले की हाँ या ना से फ़र्क पड़ता है, तो आप मे का यूज़ करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि जब हमें बिल्कुल रिक्वेस्ट फॉर्मेट में जाना होता है तो वो मे होता है, जब हम सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं कि बताया तो था, वो कैन होता है। उसके बाद आता है पर्पस। मे जो है वो आपका पर्पस भी शो करता है, जैसे वो हार्ड वर्क कर रही है, क्यों? ताकि उसको अच्छे नंबर मिल जाएं। इसी तरह राम जो है तुम्हें फॉलो कर रहा है, क्यों? उसका पर्पस क्या है?
ताकि उसे तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल जाए। तो हम याद रखेंगे मे में सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, उसके बाद से हम किसी के लिए विश या प्रेयर करते हैं, फिर हम परमिशन मांगते हैं। परमिशन मैंने आपको बता दी इंट्रोगेटिव और असर्टिव दोनों होती है। जब आप परमिशन मांगो तो वो इंट्रोगेटिव है, लेकिन अगर सामने वाला अपनी मर्जी से आपको किसी काम को करने की अनुमति दे दे तो वो असर्टिव फॉर्म हो जाता है। और फिर हमने लिखा पर्पस, जैसे अभी मैं यहाँ पे क्यों ये लेक्चर दे रही हूँ, पर्पस ये है कि आप अच्छे नंबर लेके पास हो जाएं, तो ये भी मे से लिखा जाएगा। इसके बाद से हम देखते हैं कि मे के बाद क्या और हमारे पास में फीचर्स बचे हैं और मे से माइट कैसे बनता है। नाउ लेट्स सी मे को माइट में कैसे बदलना है। मे आपने पढ़ लिया, पर्पस दिखाता है, प्रेयर और विश करता है, पॉसिबिलिटी करता है, परमिशन लेता है। अब माइट का क्या रोल होता है? सबसे पहले तो देखिए क्या लिखा है, माइट जो होता है पास्ट फॉर्म होता है मे का, मतलब अभी जो मे है जब ये पास्ट में चला जाएगा तो ये माइट हो जाएगा। प्रेजेंट इज कॉल्ड मे एंड व्हेन इट कम्स टू पास्ट तो मे से हम बोलते हैं माइट, जैसे कैन से कुड बनता है। तो माइट का सबसे पहला पर्पस क्या है? ये मे की पास्ट फॉर्म को दिखाता है। तो देखिए लिखा है गीता सेड दैट। जैसे ही हम सेड और दैट देख रहे हैं हमें पता चल गया कि ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये नरेशन का फॉर्मेट है। तो सेड की वजह से स्टेटमेंट पास्ट हो गई। तो गीता सेड दैट शी माइट गो देयर, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर ये मे में होता तो हम बोलते गीता इज सेइंग दैट शी मे गो देयर। गीता कह रही है कि शायद वो वहाँ जाएगी, बट चूंकि गीता की स्टेटमेंट पास्ट में चली गई है तो इस सेड ने फटाफट से इस मे को माइट में बदल दिया। एक और एग्जाम्पल है, मॉन्टी केम सो दैट शी माइट सी मी। हियर शुड बी ही, मॉन्टी मस्ट बी अ बॉय। तो मॉन्टी क्यों आया था? मुझे मिलने के लिए। लेकिन अगर ये प्रेजेंट होता तो होता मॉन्टी इज कमिंग सो दैट ही मे सी मी। मॉन्टी इसलिए आ रहा है ताकि मैं उससे मिल सकूं। पॉसिबिलिटी है, आ रहा है, मिल सकूं। मैंने ये नहीं कहा कि आई एम गोइंग टू मीट मॉन्टी या वी आर मीटिंग। इट इज पॉसिबिलिटी कि वो आ रहा है। पर्पस ये है कि वो मुझसे भी मिल लेगा, लेकिन मुझसे मिलने ही नहीं आ रहा, क्योंकि अगर वो मुझसे मिलने ही आ रहा होता तो स्टेटमेंट होती मॉन्टी इज कमिंग टू मीट मी। मॉन्टी किसी और काम के लिए आ रहा है, लेकिन बीच में टाइम एडजस्ट करके वो मुझसे मिल लेगा, तो वो मे है। लेकिन ये स्टेटमेंट पास्ट में जा रही है कि मॉन्टी क्यों आया था? ताकि वो मुझसे भी मिल लेता। तो आपके केम की वजह से ये मे जो है माइट हो गया। उसके बाद से देखिए रिमोट पॉसिबिलिटी। एक होती है सिर्फ संभावना, पॉसिबिलिटी, एक होती है रिमोट पॉसिबिलिटी। दूर दूर तक हमें अंदेशा नहीं है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, फिर भी हम तुक्का मारते हैं। अब डिफरेंस समझिए, एक तो होती है पॉसिबिलिटी, हो सकता है ऐसा हो जाए। एक हम तुक्का मार रहे होते हैं, हमें खुद नहीं पता होता होगा कि नहीं होगा, फिर भी हम बोल देते हैं। तो यहाँ देखिए ही माइट बी स्लीपिंग नाउ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ही मे बी स्लीपिंग तो मतलब अप टू सम एक्सटेंट आई एम श्योर कि इतने बजे वो सो रहा होता है, तो अब भी सो ही रहा होगा। लेकिन माइट ने क्या बताया कि मुझे खुद नहीं पता वो इस समय क्या करता है, मैं सिर्फ तुक्का मार रही हूँ कि क्या पता सो रहा हो। जैसे आई माइट गो टू दिल्ली टुमारो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता आई मे गो, इसका मतलब अप टू सम एक्सटेंट आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। लेकिन माइट का मतलब क्या है? मुझे अभी खुद नहीं पता है, ऑन द स्पॉट डिसीजन लूंगी कि जाना है कि नहीं जाना। तो प्लीज स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी और रिमोट पॉसिबिलिटी का डिफरेंस ध्यान रखिएगा। पॉसिबिलिटी में स्पीकर को आइडिया होता है कि वो जो कह रहा है उसके होने के कितने % चांसेस हैं, लेकिन रिमोट पॉसिबिलिटी में स्पीकर को खुद नहीं पता होता व्हाट ही और शी इज कन्वेइंग, वो कितने % ट्रुथ के आसपास है, ऑथेंटिसिटी के आसपास है। उसके बाद मे और माइट से बनता है माइट हैव।
ये इनका तीसरा यूज है। माइट हैव याद रखिए उन कामों के लिए, उन इच्छाओं के लिए या उन पॉसिबिलिटीज के लिए आता है जिसमें आप 1000% श्योर थे कि अगर तुम चाहते तो ये हो सकता था, बट तुमने नहीं चाहा, ये इसीलिए नहीं हुआ। फिर से रिपीट करती हूँ, माइट या माइट के साथ में हैव उसी कंडीशन में लगता है जब हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो बात की जा रही है वो 1000% हो सकती थी अगर तुम एफर्ट लगाते। देखो, माइट में रिमोट पॉसिबिलिटी है, मतलब स्पीकर को खुद नहीं पता, लेकिन जैसे माइट के साथ में हैव लगा, स्पीकर श्योरिटी की तरफ चला गया कि जो मैं कह रहा हूँ ये 1000% श्योर था, ये हो जाता अगर आपने एफर्ट्स डाले होते। लिखा भी है, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी एंड डिजायरेबिलिटी रिलेटिंग टू पास्ट। जैसे यहाँ पे देखिए, बेटर यू माइट नॉट हैव रिवील्ड द सीक्रेट। अब हो सकता है कि जो भी हमारा सीक्रेट रहा होगा, उस सीक्रेट को रिवील करने की वजह से किसी की जान की आफत आ गई है, किसी की लाइफ पे कोई जो है डेंजर आ गया है, तो अब आप सीक्रेट रिवील कर चुके हो। तो मैं क्या कह रही हूँ, अच्छा होता अगर तुमने ये ना बताया होता, मतलब पॉसिबिलिटी वॉज देयर, तुम उस बात को डाइजेस्ट कर सकते थे, अपने तक रख सकते थे, बट तुम नहीं रख पाए, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। जैसे यू माइट हैव आस्क्ड योर फादर रिगार्डिंग टुडेज ट्रिप। हम आज किसी ट्रिप पे जा रहे हैं एंड यू आर सेइंग कि मैम मुझे भी अपने साथ ले लो, पर मैंने अपने घर से नहीं पूछा। तो मैं आपको सामने से कहूँगी कि मैंने कल सुबह आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि टुमारो वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, तो अपने फादर से परमिशन लेके आइएगा। तो घर जाके आपके पास में 1000% चांसेस थे कि अपने पापा से बोलिए कि पापा माई क्लास इज गोइंग ऑन अ ट्रिप, मुझे भी साथ जाना है, मैं जाऊं क्या, बट आपने नहीं पूछा, इसीलिए लिखा है इधर माइट हैव। तो याद रखिए, माइट का मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब स्पीकर खुद नहीं जानता कि उसकी एक्टिविटी होगी कि नहीं होगी, लेकिन जैसे ही माइट के साथ हैव लग जाए, मतलब स्पीकर को पता है कि जो वो कह रहा है वो पॉसिबल था, बट ऑब्जेक्ट की नेग्लिजेंस की वजह से, ऑब्जेक्ट के इग्नोरेंस की वजह से वो एक्टिविटी नहीं हो पाई। तो एक बार सम अप करते हैं, मैं आपके लिए परमिशन लेता है, मैं आपका पर्पस दिखाता है, मैं पॉसिबिलिटी दिखाता है, और मैं आपके लिए विश या प्रेयर करता है। जब हम मे को पास्ट में ले जाते हैं तो वो माइट बन जाता है, और माइट का दूसरा फंक्शन ये है कि माइट रिमोट पॉसिबिलिटी दिखाता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज दिखाता है जो पूरी होंगी कि नहीं होंगी कहने वाले को खुद नहीं पता। लेकिन जैसे ही माइट के साथ हैव लग जाए, सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाता है, पॉसिबिलिटी के पूरे होने के 1000% चांसेस हो जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट की अपनी इग्नोरेंस की वजह से वो बात कंप्लीट नहीं हो पाई। दिस इज ऑल अबाउट मे, माइट एंड माइट हैव। नाउ लेट्स मूव टू कैन, कुड एंड कुड। अब मे, माइट और माइट हैव के बाद बात करते हैं कैन और कुड की। सबसे पहले तो याद रखिए, कैन हो या कुड हो, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है एबल टू। हिंदी में अगर हम इसको कहें तो इसका मतलब होता है कार्य क्षमता या कार्य कुशलता। ये आपकी कैपेसिटी दिखाता है, किसी भी काम को करने की आपकी एबिलिटी दिखाता है। पहला पॉइंट यही है, आपकी एबिलिटी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में हो ये दिखाएगा। जैसे शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन नो टाइम, उसकी कैपेसिटी है कि वो एक ही मिनट में, या उसको कोई टाइम ही नहीं लगता है, वो प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकती है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कर देगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इज एबल टू। इस इज पे ध्यान दीजिए, ये इसकी प्रेजेंट की कैपेसिटी है। ओके, उसके बाद लिखा है नीना कुड फ्लाई अ प्लेन, मतलब अब नीना प्लेन नहीं उड़ा सकती। देयर वॉज अ टाइम व्हेन शी कुड फ्लाई अ प्लेन, एक समय था जब वो प्लेन उड़ा सकती थी। कैपेसिटी थी, उसकी एबिलिटी थी, लेकिन पास्ट की देखिए यहाँ क्या लिखा है, वॉज एबल टू। तो जब कैन था मतलब एबिलिटी प्रेजेंट की है, जैसे ही कैन से कुड बना आपकी एबिलिटी पास्ट में चलेगी। अब यहाँ लिखा है शी विल बी एबल टू असिस्ट यू इन योर बिजनेस, वो आपके बिजनेस में आपको जो है असिस्ट कर सकती है, मतलब उसमें इतने गुण हैं, उसकी कैपेबिलिटी इतनी है, उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो
आपके बिजनेस में आपको जो है असिस्ट कर लेगी। यहाँ पे जो एबल मैंने बॉक्स में लिया है वो कैन का फ्यूचर है, ये एबिलिटी है उसकी। ओके, तो फ्यूचर में कैन कैसे चलाना है तो ये आपको याद हो जाएगा अब कि जब हम फ्यूचर में विल और शेल के साथ एबल बोलते हैं वहाँ पे हम कैन एज अ मॉडल यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इन इनडायरेक्ट फॉर्म। अब उसके बाद आ जाइए पोलाइट रिक्वेस्ट पे। जो कैन होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं करता। जब आपको रिक्वेस्ट इतने ज़्यादा हम्बल फॉर्म में करनी होती है तो आपकी रिक्वेस्ट कुड के फॉर्मेट में की जाती है, और यहाँ पे कुड का होना पास्ट कतई नहीं है। यहाँ पे कुड मीन्स दैट यू आर रिक्वेस्टिंग, इट इज़ इन कैन, इट इज़ इन कुड। ओके, तो इसको प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर से रिलेट ना किया जाए। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी टू क्रॉस द रोड। ओके, बट ऑब्वियस ये प्रेजेंट है, मैं कह रही हूँ कि क्या आप सड़क पार करने में मेरी मदद करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है वुड इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर दिस पर्पस। जब हम किसी से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं तो कुड को वुड से भी रिप्लेस किया जा सकता है। यहाँ पे वुड को लिखने का पर्पस सिर्फ इतना है कि अगर किसी स्टेटमेंट में आप रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में वुड को देखें तो आप वुड को गलत ना कर दें। आप याद रखें कि पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का यूज़ होता है, लेकिन लैंग्वेज आपके पास में वुड का ऑप्शन भी रखती है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड और कुड दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। उसके बाद आता है प्रोहिबिशन और ऑफर। किसी को किसी काम से मना करने के लिए कुड या कैन लगता है। जैसे मैं आपको बोलूँ नहीं तुम मेरी कॉपी पे नहीं लिख सकते हो, दैट इज प्रोहिबिशन। जैसे यू कैन नॉट ईट एनीथिंग फ्रॉम माई प्लेट, मैंने मना किया कि तुम मेरी प्लेट से कुछ नहीं खाओगे। हम बोलते हैं घर में बच्चों को नहीं इस समय आप बाहर नहीं जा सकते हो, आप इस समय बाहर नहीं जाओगे। तो जब हम मना करते हैं किसी चीज़ से वो कैन से होता है, और जब हम किसी को कोई चीज़ ऑफर करते हैं, कैन आई बाय अ ड्रिंक फॉर यू, ये ऑफर है कि क्या मैं आपके लिए ड्रिंक बाय करूं। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे ना हो और आपको बहुत प्यास लगी हो तो ये कैन कुड में बदल जाएगा, कुड यू प्लीज बाय अ ड्रिंक फॉर मी। ओके, तो कुड हम्बल रिक्वेस्ट करता है, कुड की जगह पे वुड लग सकता है। जब आप किसी को कोई काम करने से मना करते हो वो कैन होता है। देखो मना तो हम डू नॉट से भी कर सकते हैं, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। फ्यूचर में यू विल नॉट डू दिस, विल से भी मना कर सकते हैं। तो ऐसा क्या स्पेशल है मैंने मना कैन से किया है। तो कैन से मनाही तब होती है जब हमें पता होता है कि सामने वाला ये काम कर देगा, तो हम पहले से ही उसे मना कर देते हैं कि नहीं ये करना मत। जैसे मुझे पता है कि वो मेरी प्लेट से खा सकता है या वो मेरी प्लेट से खा सकती है, तो इससे पहले कि वो मेरी प्लेट में से कुछ ले मैंने कैन से ही मना कर दिया कि नहीं आप मेरी प्लेट से नहीं ले सकते हो। तो याद रखिए डू नॉट, विल नॉट या डिड नॉट का पर्पस नहीं है, वो सिंपल टेंस होते हैं। कैन नॉट का मतलब है आपको पता है कि सामने वाला कर सकता है तो आप पहले ही रोक लगा रहे हो कि नहीं आप नहीं करेंगे। उसके बाद से पॉसिबिलिटी, कैन जो है हमारा कैन है या कुड है वो पॉसिबिलिटी दिखाता है। जैसे मुझसे पूछा गया कि हाउ ओल्ड इज शी, वो कितने साल की है, तो मैंने संभावना दिखाई शी कुड बी 18, हो सकता है, मतलब 18 के आसपास लग रही है, पॉसिबली शी इज। ओके, तो पॉसिबिलिटी जो होता है वो कैन से भी आता है। देखो यहाँ लिखा शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, और मैंने इधर पॉसिबिलिटी कुड से भी लिखी। तो अब इसका और इसका मतलब कैन की पॉसिबिलिटी का और कुड की पॉसिबिलिटी का डिफरेंस क्या है। ये वही डिफरेंस है जो मे और माइट का आया था। जब आपकी पॉसिबिलिटी कैन की जगह से कुड से लिखी जाए तो वो रिमोट पॉसिबिलिटी होती है। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब मैंने आपको माइट में भी समझाया कि स्पीकर को खुद नहीं पता कि वो जो कह रहा है वो वैसा ही है जैसा वो कह रहा है या कुछ और। जैसे किसी की एज मुझसे पूछी जा रही है तो मैं सिर्फ हाव भाव देख के अंदाज़ा ही लगा सकती हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितनी सही या कितनी गलत। रिमोट पॉसिबिलिटी हो गई तो लग गया कुड। लेकिन जब मेरी पॉसिबिलिटी एश्योर थी, मुझे पता है कि मैं जिसके बारे में वो जो कह रही हूँ वो वैसा ही है, वो कैन है। इसके बाद से वी विल टॉक अबाउट कुड। कैन और कुड के बाद जो टर्न आती है वो होती है कुड हैव की। ओके,
तो देखिए कुड हमें क्या दिखाता है, कुड हमें कैपेसिटी दिखाता है, किसी काम को करने की एबिलिटी दिखाता है। साथ में लग गया हैव, मतलब अब हम कैन या कुड को प्रेजेंट या फ्यूचर के एस्पेक्ट से नहीं देख रहे, अब हम कुड को कुड हैव की वजह से पास्ट एस्पेक्ट से देख रहे हैं, जिसकी डेफिनेशन होती है समथिंग was possible but it did not happen। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। कैन और कुड का मतलब होता है मैं ये कर सकता हूं। जैसे ही इसके साथ हैव लग गया तो क्या बन गया, समथिंग वॉज पॉसिबल, कुछ ऐसा था जो आप कर सकते थे बट वो हुआ नहीं। जैसे आफ्टर कॉलेज शी could have joined her family business। क्या है, आफ्टर कॉलेज, कॉलेज के बाद शी कुड हैव ज्वाइंड हर फैमिली बिजनेस, वो अपनी फैमिली के बिजनेस को ज्वाइन कर सकती थी। लेकिन इधर कुड हैव लगा है, इट मीन्स भले मैंने स्टेटमेंट नेगेटिव फॉर्मेट में नहीं लिखी, फिर भी कुड हैव का मतलब है कि उसने नहीं किया। जैसे आफ्टर कॉलेज शी कुड हैव ज्वाइंड हर फैमिली बिजनेस, इसको कंप्लीट भी कर सकते हो आप, बट शी डिड नॉट। देखिए वही बन गया जो हमने लिखा है ऊपर कि समथिंग वॉज पॉसिबल बट इट डिड नॉट हैपन। कुछ ऐसा था जिसके होने के चांसेस 1000% थे बट वो हो नहीं पाया, या तो वो आपने नहीं किया या फिर ड्यू टू सर्कमस्टांसिस नहीं हुआ। रीजन कैन बी एनी, लेकिन आपको याद रखना है पॉसिबिलिटी वॉज देयर, एश्योर्ड पॉसिबिलिटी वॉज देयर बट इट डिडंट हैपन। जैसे यू could have come to me for help। क्या है, तुम मदद के लिए मेरे पास आ सकते थे। मतलब अब अगर सिचुएशन ऐसी मान ली जाए कि सामने वाला कहे कि मैंने बड़ी कोशिश की पर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ये काम करने का, तो हम सामने कह सकते हैं कि तुम मेरे पास आए क्या, अगर तुम मेरे पास आए होते हेल्प के लिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता, तो ये काम हो जाता तुम्हारा। तो कुड हैव का मतलब क्या है, मैं सामने से कह रही हूं कि अगर तुम मेरे पास आए होते मदद के लिए तो आज तुम ये सिचुएशन नहीं बना रहे होते, नहीं कह रहे होते कि मुझे मदद नहीं मिली इसलिए मेरा काम नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कुड हैव का मतलब होता है जब किसी काम की पॉसिबिलिटी 1000% की होती है बट ड्यू टू एनी रीज़न आप उस पॉसिबिलिटी को मीट नहीं कर पाते हो और वो मौका, वो चांस आपके हाथ से निकल जाता है, फिर हम कहते हैं कि पॉसिबिलिटी वॉज देयर बट इट डिडंट हैपन। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल लिखा कि वो कॉलेज के बाद से अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकती थी बट ऑब्वियस फैमिली बिजनेस है तो ज्वाइन करना क्या बड़ी बात है, बट उसने नहीं किया। इसी तरह मैं कह रही हूँ कि तुम मदद के लिए मेरे पास आ सकते थे, मतलब मैं 1000% रेडी थी कि आई विल हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू, आप नहीं आए, इस वजह से ड्यू टू द लैकनेस ऑफ दैट हेल्प आपका काम नहीं बना, पर अगर आप मेरे पास आ गए होते तो आपका वो काम ज़रूर बन गया होता। ये अब कैन, कुड और कुड हैव का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया, जैसे मे, माइट और माइट हैव का था।